नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत का दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र से जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड एग्जाम में पाटलिपुत्र अध्याय से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न होगा सभी प्रश्न को हम लोग बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भाई आप लोग को समय तो देना पड़ेगा। अगर आप लोग का टारगेट है 95% का तो जरूर आएगा। बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेना है। आइए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की विख्याति किस रूप में थी? देखिए, तो सिंपल सी अपने भाषा में क्वेश्चन को पढ़े तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का व्याख्या किस रूप में थी, ये बताना है। तो आंसर करना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर माना जाता है। ठीक है, इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित हुआ था या प्रचारित हुआ था। शरत काल में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव होता था और अभी भी होता है। यह कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर या दृष्टिगत होता है। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखेंगे पाटलिपुत्र। अगर ऑप्शन रहेगा तो वहां देना है, अगर ऑप्शन पटना है तो वहां भी दे सकते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग अक्सर अपने स्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। पाटलिपुत्रा एक ऐसी प्राचीन जगह है या वैभव परंपरा का विख्यात रहा है जहां दूसरे जो बिहार है अपना पटना, पाटलिपुत्र, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट का आदमी आएगा। यहाँ की जो है पटना में देश नहीं विदेश के आदमी भी यहाँ पे आते हैं और स्मरण करते हैं, उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन करते हैं जो पाटलिपुत्र है। और मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। ठीक है, अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धियां रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कविकार या वैकार बोल सकते हैं, भाष्यकार यहाँ परिचित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, राजीव गांधी जैविक उद्यान है। यहाँ पे जैविक उद्यान याद रखेंगे, जिसे आप लोग चिड़ियाघर या जू बोलते हैं इंग्लिश में, इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने का योग्य है। जो संग्रहालय है वहां पे, संग्रहालय जो होता है वहां पे अगर आप लोग जाएंगे तो वहां बहुत पुराना से पुराना चीजों का दर्शन होगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और दर्शनीय स्थल भी है पटना, संग्रहालय हो गया, वहां पे भी घूमने की बहुत सारी जगह है। और गोलघर तो भाई पूछो मत, हर कोई जाके वहां पे फोटो वगैरह लेते हैं। बहुत सारा गोलघर का एक इतिहास रहा है। और जैविक उद्यान जो हम लोग का जिस तरह से स्टेट है बिहार, उसी प्रकार से हम लोग को जैविक उद्यान देखने को मिलता है। वहां पे अनेकों प्रकार की पशुओं
और जो पक्षियां होते हैं देखने को मिलता है। हम लोग पटना से ही हैं, हम लोग बिहार, पटना की राजधानी क्या है? बिहार है। तो आप लोग अगर नहीं गए हैं पटना तो जरूर जाएं। तो पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें तो आप अपने ओर से चढ़ा बढ़ा के जो लिखना लिख सकते हैं कि ठीक है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यानी लोग अक्सर अपने स्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। आज नहीं, मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में भी यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य ममीषा में ऐसी बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, वैकार, भास्कर परीक्षित हुए। ठीक है, यहीं पे ही अपना बिहार में अपना पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बाकी सारी चीज तो मैंने डिटेल से बता ही दिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए आगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और समझते हैं कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आइए समझते हैं। इसमें बिहार की राजधानी पटना प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ एक ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ का कंट्राग करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। अब फिर से आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। चलिए देख लेते हैं, फिर से इस चीज को समझे। देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बोला जा रहा है कि 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि अपना बिहार की राजधानी पटना के नाम प्रचलित जो है प्राचीन काल से ही इसका महत्व दिया जाता है और महत्व का निरूपण करने के लिए साथ ही ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के लिए प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया। इस पाठ का कंठ करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे जो बिना वीडियो को लाइक किए ही चले जाते हैं प्रश्न देखने के बाद, तो अभी ही इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके, जितने बच्चे देख रहे सभी बच्चे आज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। एक बच्चा एक शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। और हाँ, इसका पीडीएफ की बात हम किस प्रकार आप लोग के साथ प्रोवाइड करेंगे वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए चौथा नंबर। अब कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती की वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से किया है। नहीं समझ में? अरे भाई, अपना बिहार है, बहुत सारी चीजें आप लोग को मन में आए वो लिख सकते हो। अब समझो, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो लिखेंगे कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र मतलब पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से सभी नगरों में से श्रेष्ठ हैं। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से किए हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 5वें नंबर। और 5वें नंबर में है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता? तो भाई मैं आपको इस प्रश्न से पहले मैं बता देता हूं। देखिए, पाटलिपुत्र जो है, जहां पटना विश्वविद्यालय भी आप लोग जानते हैं, हम लोग के बिहार में ही पड़ता है। तो पटना विश्वविद्यालय, और ये जो पटना विश्वविद्यालय है वो वहां पे आज भी आपको चाइनीज जो चाइना में है, चाइनीज नेपाल से जो बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टेट के आदमी जो है यहाँ पे आके शिक्षा लेते हैं। तो
पाटलिपुत्र को शिक्षा प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य में हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। प्राणानी, पिंगल और वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। यही उन्होंने विख्यात रूप से प्राप्त की थी। ठीक है, यहीं पे उन्होंने इसे विस्तार रूप से प्राप्त किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठे नंबर। आइए इसको भी कर लेते हैं फटाक से। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धियां हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 7वें नंबर। इसको भी आप लोग समझेंगे। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र से शरतकाल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह के विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वें नंबर। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण रहा या है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जो है प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और सिखों के कौन से गुरु थे? तो आंसर करना है, सिखों के 10वें गुरु थे। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावे अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 9 नंबर। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। पटना अभी विकसित है। आइए इसी प्रकार से हम लोग 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती का वंशज यहीं रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणानी, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहीं ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, यहीं से विद्वान, बड़े बड़े विद्वान हुए, कवि वगैरह सब यहीं से अपने पटना। ठीक है भाई, आइए 11 नंबर। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? आइए समझते हैं। लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। यहाँ इसका संकलित रूप से
दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर है जो पटना कहलाते हैं। ठीक है, और आप लोग के लिए एक विशेष प्रश्न, पाटलिपुत्रा का जो है पटना का इतिहास कितना पुराना है? आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, कितना पुराना है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं। साथ ही अगर आप लोग को पीडीएफ इसका नोट्स चाहिए तो मैं आप लोग को बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे हैं, वहां ज्वाइन कर लेना आप लोग को। उसके बाद ये बिल्कुल आप लोग को फ्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।